किसी को कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है? क्योंकि आसपास मेरे नॉइस ज्यादा है आज। ठीक। तो देखिए आप क्या है कि हम बेसिकली कर क्या ना है कि क्लास सी के क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और इन इजी क्वेश्चंस के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी किस तरीके की डायरेक्टरी पूछती है। पिछली बार आपसे जो है एक्सप्लेनेशन करने को पूछा गया था, व्याख्या करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल एग्जामिन द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, प्लासी के युद्ध के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करने। देखिए क्रिटिकल एग्जामिन, इंग्लिश में तो क्रिटिकल एग्जामिन ही लिखा होगा, चाहे समालोचनात्मक हो चाहे आलोचनात्मक हो, मतलब दोनों का इंग्लिश में क्रिटिकल एग्जामिन ही होता है। यहां तक सबको क्लियर है? तो कह रहा है कि क्रिटिकल मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग वन साइड ऑफ द फैक्ट। ठीक, बेसिकली करना क्या होता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन में जो क्रिटिकल एग्जामिन करना होता है उसमें हमको ये देखना होता है कि किसी एक पक्ष को लेकर चर्चा नहीं करनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पक्ष हैं, देखिए दोनों ही पक्षों को सुनना है। ठीक, बोथ साइड्स, ठीक, कंसीडरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों ही टाइप के ओपिनियंस को हमको डिस्कशन करना है। अब जब बात आ जाती है दोनों ही तरीके के ओपिनियन, दो भी ओपिनियन हो सकते हैं, कभी कभी तीन या चार तरीके की भी ओपिनियन हो सकते हैं, मतलब वेरियस ओपिनियन। ठीक है, यहां मैंने दोनों लिख दिया है, बहुत तरीके की ओपिनियन हो सकते हैं। मतलब कभी कभी टॉपिक ऐसा होता है कि जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें, या जैसे कि भारत के विभाजन की जो है, भारत के विभाजन का समालोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकल एग्जामिन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उसमें जब आप एग्जामिन कर रहे होंगे तो उसमें कई सारे ओपिनियन होंगे। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई एक रिलीजियस इशू था जिस कारण इंडिया जो है डिवाइड हो गया। किसी को लगता है कि कॉलिंस एंड लैपियर फ्रीडम एट मिडनाइट 12 o'clock, उनको ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पे उनको लॉस ही दिख रहा था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको बहुत लॉस हो गया था, दैट्स वाई वो यहाँ से निकल गए। तो कई सारे ओपिनियन है, तो हमें क्या करना है, क्रिटिकल एग्जामिन किसी डेटा से रिलेटेड भाई बहुत सारे ओपिनियंस को लेके चलना है और एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, तो जब बात वेरियस ओपिनियंस की आती है तो फिर अल्टीमेटली बात हिस्टोग्राफी इज नेसेसरी। ठीक, इतिहास लेखन की जानकारी आवश्यक है, मतलब किसी भी मुद्दे जैसे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक, इसके युद्ध के कारणों की समीक्षा करनी है आपको, या समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो बात यह आ रही है कि मुद्दा क्या है आपका, बैटल ऑफ प्लासी के रीजंस, किन कारणों से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, इसको आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। तो कारणों को लेके बहुत सारे ओपिनियन है, जैसे कि आप मान के, आपको अच्छे से पता है कि ब्रिटिश ओपिनियन क्या बताएगा, अरे वो इंडिया के लोग बहुत परेशान थे। ठीक, अच्छा ब्रिटिश ओपिनियन भी दो तरीके के हैं, है ना। पहला आपको पता है कि जो मतलब ब्रिटिश ओपिनियन जनरली दो ओपिनियन होते हैं ब्रिटिश में, एक होता है आपका ओरिएंटलिस्ट, ठीक, और एक होता है आपका कैम्ब्रिज। ठीक, ओरिएंटलिस्ट एक अलग ही विचार चलता है, ठीक, वो तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के रूलिंग की बात, जिस तरीके इंडिया को इंडिया के तरीके से गवर्न करना है उस पर चर्चा होती है। बैटल ऑफ प्लासी को लेके ओरिएंटलिस्ट का कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन हाँ कैम्ब्रिज में जो आता है, एक न्यू ओल्ड कैम्ब्रिज आता है और एक न्यू कैम्ब्रिज आता है। ठीक, तो अब बैटल ऑफ प्लासी जैसे आप मान के चलेंगे तो बात, जैसे आप बोलते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच के लोगों का ये मानना है कि अरे बैटल ऑफ प्लासी से ही आपने लूटना चालू कर दिया। नेशनलिस्ट अप्रोच ये मान के चलते ही नहीं, नेशनलिस्ट अप्रोच तो सीधे बोलता है 1600 से ही लूटना चालू कर दिया। ठीक, कोलोनाइजेशन आपने 1600 ही चालू कर दिया था। ठीक, कम्युनिस्ट अप्रोच बोलता है कि नहीं भाई 1600 से नहीं, बल्कि यहाँ 1757 से ब्रिटिश मजबूत हुए और जो है यहां से उन्होंने प्लंडरिंग करना चालू कर दी। ठीक, तो कम्युनिस्ट अप्रोच 1757 से मजबूत होने की मांग चल रहा है, अभी भी वो जो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन में जो है कम्युनिस्ट अप्रोच यहाँ पे हमको नहीं दिखाई देगी, है ना। अब बात क्या है कि नियो कैम्ब्रिज यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नियो कैम्ब्रिज क्या कह रहा है, नियो कैम्ब्रिज बताता है अरे नहीं यार, वहां का लोकल जो रूलर था ना सिराजुद्दौला, वो बहुत दुष्ट था, वो उससे लोग बहुत परेशान थे, इसलिए जो है वहां पे वॉर हो गया। हम क्या करें, वहां के लोगों ने हमसे खुद कहा कि प्लीज हेल्प अस, राइट। माइक्रो स्टडी पे फोकस जो है वो नियो कैम्ब्रिज कर रहा है, तो यहां पे आपको नियो कैम्ब्रिज अप्रोच दिखाई देगी, ठीक ठाक दिखाई देगी। क्लियर है चीज, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रिटिकल एग्जामिन द कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हम इनको कोशिश करेंगे न्यू पैटर्न पे, मतलब कम वर्ड लेंथ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश कंपनी की एक बड़ी राजनीतिक छलांग थी। ठीक, द बैटल ऑफ प्लासी वाज अ मेजर पॉलिटिकल लीप ऑफ द ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया।
ये बात तो हम मान के चलेंगे कि अगर ऐसी छलांग उनको ना मिली होती, ऐसी लीप ना मिली होती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस ना बनता। इस ओपिनियन को लेके चाहे आपका नेशनलिस्ट अप्रोच हो, चाहे आपका कैम्ब्रिज अप्रोच हो, चाहे आपका कम्युनिस्ट अप्रोच हो, कैम्ब्रिज में भी न्यू हो चाहे ओल्ड हो, दोनों ही मतलब सब सारी की तरीके की जो अप्रोच है उस बात को डिनाई नहीं करेंगे। क्या करें, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश कंपनी की बड़ी राजनीतिक छलांग थी। द बैटल ऑफ प्लासी was a major political leap of British company in India, through which the British company transformed from a trading company into a political power। ठीक, जिसके माध्यम से ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गई। देखिए शब्दों का प्रयोग देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गई। ठीक, हमने देखिए दो ही लाइनों में जो है बैटल ऑफ प्लासी का जो है सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की कि इसका महत्व क्या। ठीक, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करने आई थी, देखिए सिंपल सी बात है कि 1600 में जो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, वो क्या कह रहा था, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जो कंपनी जिसको हम लोग 1813 में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं, इसको एक ट्रेड मोनोपोली मिली थी। कहां से? ब्रिटेन से, कि भाई तुम्हारे अलावा ब्रिटेन से और कोई कंपनी ट्रेड नहीं करने आएगी। ठीक, तो बेसिकली एक व्यापारिक कंपनी भी ट्रेड करने ही आई थी, तो वही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करने आई थी वो अपनी घोषित नीति, है ना, 1600 में जब वो इंडिया में किंग्स जेम्स सेकंड का जब लेटर लेके आया, ठीक है, इंडिया लेके आया, तो वो जहांगीर के दरबार में आया था, अकबर के नाम का लेटर लेके आया था, टॉमस लो, और उसमें यही लिखा था कि भाई ब्रिटेन की तरफ से ये कंपनी सिर्फ आपके ट्रेड करनी आएगी और कोई कंपनी ट्रेड करने नहीं आएगी। बादशाह अकबर से इस बात की रिक्वेस्ट है कि वो जो है यहाँ पे इनको ट्रेड करने की परमिशन दे दें। ऑल्दो बादशाह अकबर की डेथ हो चुकी थी जब तक कंपनी के ऑफिसर्स यहाँ पे इंडिया आए थे, जहांगीर के दरबार में वो उपस्थित हुए थे, तो जहांगीर ने जो है उसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो ये सब जो है एक हिस्टोरिकल डेटा है जो अब पूछा नहीं जाता, पेट जैसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये चीज क्लियर है। क्या लगा? घोषित नीति, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करने आई थी वह अपनी घोषित नीति से हटकर राजनीति में लग गई थी। ठीक, बिकॉज द ब्रिटिश कंपनी विच हैड कम टू डू बिजनेस डेविएटेड फ्रॉम इट्स डिक्लेयर्ड पॉलिसी। ठीक, डेविएट हो रही है अपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी से, एंड गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल पॉलिसी, देन गॉट इंटेंज्ड, इसको क्या बोलेंगे, इन द बैटल ऑफ प्लासी। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं है भाई, मैं हिंदी मीडियम का रहा हूं, तो थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो चूंकि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करने आई थी वह अपनी घोषित नीति से हटकर एक राजनीतिक शक्ति में उलझ गई, प्लासी के युद्ध में उलझ गई। अतः कंपनी ने अपने कदम को उचित बताने के लिए प्लासी के युद्ध के कारणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। देखिए सिंपल सी बात है ना कि युद्ध के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण जब आप कर रहे हैं या क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, रीजंस बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी, तो उसमें सिंपल सी बात है कि रीजन कौन बताएगा? देखिए विनर हमेशा रीजन बताता है, लूजर जो होता है वो रीजन नहीं बता पाता। आपने देखिए महमूद गजनवी को पढ़ा, आपने मोहम्मद गौरी को पढ़ा, आपने जो है शको को पढ़ा, हुणों को पढ़ा, कुशाणों को पढ़ा, एक्सप्लेनेशन जो होगा वो हमेशा विनिंग साइड से आएगा। 1857 के रिवोल्ट को लेकर देखिए कि 1857 के रिवोल्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई 1857 के रिवोल्ट हुआ क्यों था। तो उसमें ब्रिटिश थ्योरी या इंपीरियलिस्टिक थ्योरी ज्यादा आती है, उन थ्योरी को हम हमेशा कैंसिल करने की कोशिश, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, क्या गया, therefore, to justify its action, the company presented the explanation of the reasons for the Battle of Plassey, which was as follows। ठीक, तो ये आपकी पूरी एक भूमिका बन गई और हम जो है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो स्कॉलर्स लाइक आर्मे एंड डॉटविल, ये दो स्कॉलर्स हैं, न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच के हैं। ठीक, आप देखिए होता क्या कि कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर लिखते समय समय भूल जाते हैं। देखिए अभी क्या है, अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होते होते हम भूल जाएंगे कि आर्मी और डॉटविल क्या है। ठीक, तो यहाँ पे आप कोशिश ना ही करिए एकेडमिकली लिखने की कि न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच के स्कॉलर्स आर्मी और डॉटविल के अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसा अगर आप लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा, एक तो लैंग्वेज भी बढ़ती है, न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच लिखने में वर्ड भी ज्यादा किल हो रहता है। जब आप एकदम डैम श्योर हो तो ही लिखिएगा। ठीक है, जबकि मैं डैम श्योर हूं तब भी मैंने यहाँ पे आर्मी और डॉटविल के आगे जो है न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच नहीं लिखा, लेकिन आप जब डैम श्योर हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए और आपके पास टाइम भी हो, वर्ड लेंथ भी किल ना हो रही है। ठीक, इट्स डिपेंड ऑन योर ओपिनियन। ठीक,
वैसे मेरा मानना है कि ना ही लिखे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि न्यू कैम्ब्रिज या ओल्ड कैम्ब्रिज है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, हिस्ट्री या विचार, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हिस्टोग्राफी क्या है, एक डिफरेंट ओपिनियन से किसी एक डेटा को देखना, ठीक। आप लोगों ने देखिए उस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा था, उसमें भी आप लोगों ने इसमें पढ़ा था, विचारधारा पढ़ी थी ना। तो होता क्या है कि मैं जिस नजरिए से सोच रहा हूं दूसरा उसी नजरिए से सोचे, ये जरूरी नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विचारों का ओवरलैपिंग तो होता है कि नहीं होता, बताइए, गलत कह रहा हूं? थॉट्स की ओवरलैपिंग थोड़ी थोड़ी पॉसिबल होती है, इसलिए आप फंस सकते हैं ना। आप जो है ट्रांजिशनल फेज को समझने वाले लोगों में से हैं। कोई इलेक्ट्रिक लाइट की तरीके नहीं, जो आपने स्विच ऑफ कर दिया तो हाँ भाई अब जो है कैम्ब्रिज वाला बताने लगेगा, आप स्विच ऑन कर दिया तो ओल्ड कैम्ब्रिज बताने लगेगा, आप स्विच ऑफ कर दिया तो न्यू कैम्ब्रिज बताने लगेगा। तो क्या होता है कि थोड़े थोड़े जो बेसिक थॉट्स होते हैं वो इनको डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ भाई ये इधर का ये इधर का। लेकिन कुछ ना कुछ जो है ओवरलैपिंग रहती ही रहती है, ठीक। तो आर्मी और डॉडविल जैसे जो थिंकर्स हैं वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाब सिराजुद्दौला एक क्रूर और अत्याचारी शासक था, ठीक। तो स्कॉलर्स लाइक आर्मी डॉडविल हैव ट्राइड टू प्रूव दैट नवाब सिराजुद्दौला वाज अ क्रूएल, ठीक, एंड ट्रिनिकल एंड हेटेड द ब्रिटिश कंपनी फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही दिन से चिढ़ता था। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो जब सिराज अली वर्दी खान बीमार हुआ करते थे तो उनको डॉक्टर्स देखने आए हुए करते थे, सिराज वहां पे अक्सर बहस कर जाता था। तो सिराज की कंप्लेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बताते रहते थे। आपको ये भी अच्छे से पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको प्रोवोक करती थी। जब वो नवाब बना तो उसको गिफ्ट नहीं दिए, याद आ रहा है आपको? जब वो नवाब बना तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया कि हाँ भाई आज से आपकी ताशपोशी हो गई है। तो आर्मी और डॉडवेल जनकर से बताने की कोशिश करें कि सिराज जो है क्रूर और अत्याचारी था। क्रूर अत्याचारी के बारे में एक कहानी है, आर्मी और डॉडवेल ने इसको बताने की कोशिश की, मैं आपको क्लास में बताना भूल गया था। वो ये कि एक बार सिराजुद्दौला जो है वो नौका विहार पे गया। जैसे मान लीजिए आप लोग गंगा बैराज हैं, ठीक। और सिराजुद्दौला जो है वहां पे गया कई सारे उसके साथ, जो कि देखिए नवाब है, एक तरीके का किंग पोजीशन पे है। और जब वो वहां पे जा रहा है, नौका विहार पे जा रहा है, तो कई सारे जो है बोट्स होंगे ही होंगे, उसके पूरे का पूरा अकेला तो जाएगा नहीं। जैसे मोदी जी ने, अभी आपने देखा होगा कि गंगा बैराज आए थे, गंगा बैराज से लेके जो है वो परमट तक जो है उससे गए थे, क्या कहते हैं, स्टीमर से गए थे। और आपको पता होगा अटल घाट पे स्लिप भी कर गए, तो कई सारे लोग वहां पे उनके साथ होंगे, अकेले तो नहीं होंगे। ऐसे में आर्मी डॉडविल बताते हैं कि वो जा रहा था वहां पे, और हुआ क्या कि एक शिप जो है, एक बोट जो है, शिप बोल गया, एक बोट जो है वो पलट गई, गंगा नदी में गिर गई, लोग डूबने लगे। तो सिराजुद्दौला वहां खड़े होकर क्लैपिंग करने लगा, उसे मजा आने लगेगा, लोगों को डूबता हुआ देख के उसे मजा आ, ठीक है। ये आर्मी और डॉडवेल की थ्योरी है, इससे हम एग्री नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रूलर को जो है आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच के माइक्रो स्टडी कर रहे हैं। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जो है क्रूएल था, ट्रेनिकल था, इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि भाई असल में पब्लिक ही चाहती थी वो। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। तो ये आरंभ होगा, आरंभ, इसको आरंभ कर लीजिएगा, आरंभ से ही, ठीक है चीज। आगे बढ़े। देखिए यहाँ नीचे फ्रॉम द बिगिनिंग लिखा भी है, वो हिंदी में गलत कभी कभी टाइपिंग एरर है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है द ब्रिटिश स्कॉलर्स ट्राई टू प्रूव दैट इट वाज ड्यू टू हिज पर्सनल एंगर दैट सिराज अटैक फ्रॉम फोर्ट विलियम एंड कॉज डीप डैमेज टू द ब्रिटिश कंपनी, ठीक। ब्रिटिश इंसान यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उसने अपने व्यक्तिगत आक्रोश के कारण कंपनी को उसने गिफ्ट नहीं दिया, कंपनी ने उसको गिफ्ट नहीं दिया, कंपनी से नाराज हो गया, इसने क्या किया, फोर्ट विलियम पे उसने व्यक्तिगत कारणों से हमला कर दिया, ठीक। जबकि आपको अच्छे से पता है कि व्यक्तिगत कारणों से उसने हमला नहीं किया था। आपको यह भी पता है कि वो लोग क्या करते थे, उसको उसको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि वहां पे जो है फ्रेंच कंपनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, अपने अपने फैक्ट्रीज का। सिराज इन चीजों से नाराज था। तो क्या बता रहे हैं कि ब्रिटिश स्कॉलर्स ट्राई टू प्रूव दैट इट वाज ड्यू टू हिज पर्सनल एंगर, ठीक। पर्सनल एंगर ये कि हमने गिफ्ट नहीं दिया इसलिए वो नाराज। दैट सिराज अटैक फोर्ट विलियम एंड कॉज्ड डीप डैमेज टू द ब्रिटिश कंपनी। हाँ, डीप डैमेज तो दिया, आपको अच्छे से पता है कि कलकत्ता को उसने जो है अली नगर में कन्वर्ट कर दिया था। ये तो आपको अच्छे से पता है, याद आ रहा है आपको, ठीक। तो हम अपने आंसर में अगर डेटा देने लगे कि नहीं भाई वो जो है, देखिए एकेडमिक आंसर अगर आपको लिखना होगा तो आप वहां लिखेंगे
कि देखिए कंपनी के विद्वान ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए कभी कभी आंसर लिखने के दो तरीके होते हैं, हम क्या करें पॉइंट टू पॉइंट प्रूव और डिस्प्रूव करते चले। उससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ क्या हो जाएगा कि कंक्लूजन समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाहते हैं। तो पहले जो जस्ट अगेंस्ट ओपिनियन है उन पर डिस्कशन करें, और जो हमारा ओपिनियन हो सकता है या जिस ओपिनियन के हमें फेवर में जाना है उसको लास्ट में डिस्कस करते हुए कंक्लूजन करने की कोशिश करें। ठीक है, दोनों ही तरीके की राइटिंग पैटर्न हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास अगेंस्ट ओपिनियन एग्जैक्ट है कि नहीं, है ना। तो जैसे ये वाला ओपिनियन है ना कि ब्रिटिश विद्वान यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उसने व्यक्तिगत आक्रोश के कारण ही सिराज ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। ठीक, तो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्प्रूव करने के लिए नेशनलिस्ट अप्रोच या कैम्ब्रिज अप्रोच किसी राइटर ने स्पेसिफिकली रिसर्च नहीं करी, है ना। हालांकि इस बात से डिनाई करते हैं पर वो स्पेसिफिकली रिसर्च नहीं करी। तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्रूव करने के लिए कोई डेटा नहीं, आप अपने ओपिनियन से नहीं लिख सकते, है ना। जो आपको जैसे मैंने बताया कि सिराज को जो है वो क्या नाम है गिफ्ट नहीं मिला, इससे सिराज नाराज था, ये चीजें तो वो बता रहे हैं, लेकिन वो इसके पीछे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो बिना हिस्टोग्राफी के क्वेश्चंस में आप दम नहीं डाल सकते, ऐसे क्वेश्चंस में आप बिना हिस्टोग्राफी के स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक, तो आपने क्या कर दिया, हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसे ओपिनियन थे, हमने उनको डिस्कस करना चालू किया, और अब हम जो है कहाँ चले जाएंगे आगे बढ़ते हुए इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये चीज क्लियर हो गई आपको? पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सभी को कि आर्मी और डॉटवेल क्या कह रहे हैं कि सिराज जो है वो एक क्रूएल और ट्रेनिकल टाइप का जो है पर्सनालिटी था, और वो कंपनी से डे वन से ही नफरत करता था। यहाँ पे बताने की कोशिश की कि वो नाराजगी के कारण उसने फोर्ट विलियम पे ही अटैक कर दिया। हॉलवेल देखिए क्या बता रहा है, देखिए हॉलवेल क्या कह रहा है कि ब्लैक होल का एक इंसिडेंट हुआ। ठीक है, कहा गया, ये रहा ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो हॉलवेल बताने की कोशिश कर रहे हैं, अ ब्रिटिश स्कॉलर नेम्ड हॉलवेल ट्राइड टू जस्टिफाई द बैटल ऑफ प्लासी बाय गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक, तो ये आपको अच्छे से पता है कि हॉलवेल जो है उसको जो है डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। हम यहाँ पे सिराज की कोई रक्षा नहीं करने जा रहे हैं। हमारा देखिए, अगर हम होगा क्या, अगर हम यहाँ पे सिराज की रक्षा करने लगेंगे, नहीं बताने लगेंगे कि ये हॉलवेल ने ऐसी झूठी मूठी कॉन्स्पिरेसी लिख दी है, या यहाँ पे हम पिछले वाले पॉइंट पे बताने लगेंगे कि अरे वो सिराज को गिफ्ट नहीं दिया था इसलिए सिराज नाराज नहीं था, असल में ये लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। तो असल में हम क्या करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 हो, क्या यहाँ पे अगर हम बताने लगे कि यार वो पहले दिन से नाराज नहीं था, अत्याचारी क्रूर नहीं था, वो तो उसको डिफेम करने की कोशिश की गई है ना। तो अगर मान लीजिए ये ओपिनियंस को लेके हम लिखने भी लगे, मान लीजिए उन राइटर्स का नाम लिखते हुए लिखने भी लगे, तो हम अपने बेसिक क्वेश्चन से भटक जाएंगे। वो क्या कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। हमारा क्वेश्चन था क्रिटिकल एग्जामिन करना है, द कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी को करना है। हम क्या करने लगे, यहाँ पे सिराज को डिफेंड करने लगेंगे। अगर हम हर पक्ष का जवाब देने लगेंगे हम अपने आंसर से भटक जाएंगे। क्या ये आप सबको क्लियर हो रहा है? हर चीज हर जगह नहीं लिखी जाती है ना। अंशिका, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? वर्षा, श्रेष्ठ, ऋचा सिंह, ऋचा त्रिपाठी, सभी को ये चीज क्लियर हो रही है ना कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम मेन क्वेश्चन से कभी भी भटके ना, है ना। हमें क्या करना है, हमें करना है कि क्रिटिकल एग्जामिन करना है, कॉजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी को करना है। ठीक, अगर हम सिराज को यहाँ पे एक एक जगह बचाने लगेंगे तो हम अपने आंसर से भटक जाएंगे, राइट, है ना। हमारा काम है कि कॉजेज जानने हैं, और उन कॉजेज को जितने भी रीजन जो भी कॉजेज बताए जा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, क्या वो कंप्लीट है, हमको बस ये बताना है, उनको क्रिटिकल एग्जामिन करना है। ठीक, अब देखिए सीए वाइली और रजत रे तो 110% जो है नियो कैम्ब्रिज के हैं। ठीक, रजत रे और रत्न लेखा रे, ये जो है रिसर्च पेपर आया था यूजीसी नेट बोल रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर 50th, जिसमें आपके महेंद्र सर वगैरह जैसे टीचर्स आए हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी पेपर दिया होगा, मैंने हिस्ट्री का पेपर दिया था। उसमें रे एंड रे, रजत रे और रत्न रेखा रे, ये दो थिंकर्स हैं, न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच के हैं। हिंदी नाम में मत जाइएगा, आपको अच्छे से पता है कि हिंदी नाम से कुछ नहीं होता है। इट डजंट मैटर कि हिंदी नाम लिखने वाला न्यू कैम्ब्रिज नहीं हो सकता है। जैसे इरम नई जुड़ी हुई है, देखिए इरम एक चीज को समझिए कि होता क्या कि कैम्ब्रिज वगैरह में आपको स्कॉलरशिप के दम पे ही आप पढ़ सकते हैं, और वहां पे आपको थोड़ा सा जो है प्रो ब्रिटिश अप्रोच के साथ लिखना ही पड़ेगा, प्रो वेस्टर्न अप्रोच के साथ लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वहां पे डॉक्टरेट डिग्री भी नहीं पा सकते हैं, और आप वहां पे रिसर्च स्कॉलर और पैसा वगैरह जो मिलता मिल नहीं पाएगा। तो ऐसा होता है, और वो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे ही लोगों को चुनते भी हैं जो प्रो यूरोपियन या वेस्टर्न अप्रोच से लिखते हो। तो रजत रे के नाम पे मत जाइएगा कि हिंदुस्तानी नाम है तो वो जो है वो न्यू कैम्ब्रिज के नहीं होंगे, न्यू कैम्ब्रिज के, ठीक है। सीए वाइली और रजत रे, ठीक, राइटर्स लाइक सीए वाइली एंड रजत रे बिलीव्स दैट नवाब्स एग्रीव्ड ऑफिसर्स, ठीक, पीड़ित अधिकारी, ठीक, नवाब के पीड़ित अधिकारी
एंड बंगाल ट्रेडर्स, पीड़ित अधिकारी आपको अच्छे से पता है ये बात कर रहे हैं किसकी, मीर जाफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राज वल्लभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबका नाम नहीं लिखेंगे, आपका आंसर किल हो जाएगा, टाइम किल हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 2012 के पहले का होता तो हम यहाँ लिखते कि नवाब के पीड़ित अधिकारी, जैसे मीर जाफर ब्रैकेट में लिख देते, मीर जाफर, राज वल्लभ, राय दुर्लभ, इन सबके नाम लिखते, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं सकते, हमको तो जो है 150 से 250 शब्दों में घसीटना है, ठीक। हमने क्या लिखा, राइटर्स लाइक C.A. Wiley and Rajatri believes that Nawab's agreed officer and Bengal traders, जैसे कि आपका कौन होगा, जगत सेठ, फतेह चंद, जगत सेठ हो गया, फतेह चंद हो गया, अमीर चंद हो गया, याद आ रहा है आपको, ये सब मैंने बताया था। आवाज आ रही है सबको, है ना। तो बंगाल ट्रेडर्स एंड बैंकर्स, ठीक, अमित चंद वगैरह बैंकर्स हुआ करते थे, अमित चंद बैंकर हुआ करता था, अमित चंद, ठीक। बैंकर्स हिम फॉर्मिंग एन अलायंस विद द ब्रिटिश अगेंस्ट द नवाब, ठीक। बंगाल के व्यापारी तथा बैंकर ने ब्रिटिश के साथ नवाब के विरुद्ध गठबंधन कर उसे भड़काया। ये चीज क्लियर होगी। रजत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो पीड़ित ऑफिसर थे नवाब के, ठीक है, और बंगाल के जो व्यापारी थे, ठीक, और जो बैंकर्स थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश के साथ नवाब के विरुद्ध गठबंधन कर लिया, ठीक, और नवाब को भड़का दिया बैटल ऑफ प्लासी के लिए, ठीक है। बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश को यहाँ पे देखिए बिल्कुल एकदम दोष सिद्ध, बिल्कुल एकदम बेचारे इनोसेंट, कुछ जानते ही नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ किया ही नहीं। क्या आपको इस लाइन से ये चीजें नहीं क्लियर हो रही कि ब्रिटिशर्स ने कुछ किया ही नहीं, मतलब ये इनोसेंट थे, वो तो मीर जाफर आ गया था, जगत सेठ आ गया था, अमित चंद हो गया था, और ये सब बहुत परेशान थे। इन लोगों ने जो है एक अलायंस बना लिया जिससे नवाब भड़क गया, कंपनी के साथ अलायंस बना लिया जिससे नवाब भड़क गया। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, बट द अबव व्यूज डू नॉट सीम्स लॉजिकल, ठीक, परंतु उपरोक्त तर्क जो हमें तार्किक नहीं लगते हैं। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव चैलेंज दिस व्यूज, ठीक। अमंग दीज सुशील चौधरी believes that important reasons for the battle of Plassey was the goal of protecting the private business of the company officials, ठीक। आपको अच्छे से पता है कि प्लासी के युद्ध के पीछे का जो एक महत्वपूर्ण कारण था, डे वन से ही दस्तक, ठीक, ऊपर के किसी ने भी दस्तक की चर्चा नहीं करी, ठीक। तो दस्तक का इशू था, दस्तक से जो है कंपनी के ऑफिसर क्या करते थे, अपना प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, जिसको अली वर्दी खान और मुर्शिद कुली खान ने नेग्लेक्ट किया, लेकिन जो है सिराज उसको लेके अपना एक मुद्दा बनाता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि अधिकारियों के निजी व्यापार की सुरक्षा का लक्ष्य, ठीक, प्लासी के युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। महत्वपूर्ण लिखा हुआ, एकमात्र कारण नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कारण भी हो सकते हैं, हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये जो ऊपर के कारण लिखेंगे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, पर ये वन एंड ओनली रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रीजन तो कतई नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार की सुरक्षा का लक्ष्य, ठीक, अर्थात 1740 के दशक से निजी व्यापार का लाभ बहुत गिर चुका था, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही 1740 में मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान आए, तो अली वर्दी खान ने और रोक लगाने की कोशिश की। हालांकि अली वर्दी खान उतना रिएक्टिव एक्शन नहीं ले पाते थे ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स के प्राइवेट ट्रेड को लेके, लेकिन एक चीज तो थी कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने रोक लगाई थी। और इससे क्या हो रहा था कि कंपनी के जो ऑफिसर्स लंदन को छोड़ के इंडिया की गर्मी में बैठे हुए हैं आके 1740 से ऑनवर्ड्स, क्या हो रहा है, उनका प्राइवेट ट्रेड, उनका बोनस, प्राइवेट ट्रेड ही उनका एक तरीके का बोनस है ना भाई, जो उनको सैलरी मिली वो तो मिलेगी मिलेगी, जो यहाँ प्राइवेट ट्रेड करेंगे दैट विल बी सरप्लस फॉर हिम या सरप्लस फॉर देम, है ना। तो ये बोनस कम हो रहा है ना। तो क्या लिखा है कि 1740 के दशक से निजी व्यापार का लाभ बहुत गिर गया था, ठीक। तो the profit of private business had fallen a lot since 1740s. Hence the company officials wanted a puppet नवाब for their choice. इसलिए कंपनी के ऑफिसर क्या चाहते हैं, एक पपेट नवाब चाहते हैं जो कि उनकी इच्छा के अनुसार काम करे, ठीक है। और आप देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है उसका जो रिजल्टेंट है, आप देखिए कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या होगा, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी का जो रिजल्टेंट है वो कॉजेस को और क्लियर कर दे रहा है कि यार ये कॉजेज नहीं थे। अगर ठीक है, चलिए देखिए हम पहले पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि कंपनी के ऑफिस आर्मी और डॉटबिल क्या बोल रहे हैं, सिराज एक क्रूएल था, टेक्निकल टाइप का पर्सनालिटी था, लोग बहुत परेशान थे, सिराज डे वन से बिजी था, कंपनी से जुड़ता था। तो कंपनी को प्लासी को हराने के बाद सीधे सीधे सिराज को हटा की जगह किसी इंग्लिश ऑफिसर को नवाब बना देना चाहिए था, या अपनी गवर्नमेंट सीधे स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए थी, है ना।
अगर यही एक रीजन होता तो कंपनी यहाँ पे क्यों नहीं अपने ऑफिसर को बैठा रही है ना? एक बहुत ही लिबरल, एक बहुत ही अच्छे पर्सन को यहाँ पे बैठा देना चाहिए था। तो देखिए ये अपने आप में ही जो है एक अधूरा ओपिनियन दिख रहा है। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? बाकी सबको समझ में आ रहा है? ये अपने आप में जो है एक अधूरा ओपिनियन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? कि आप जीतने के बाद चाहते हैं तो सीधे सीधे जो है अपने बंदे को बैठाते, आपने क्यों नहीं बैठाया? ये और उसके बाद आप देखिए यहां पे भी क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत आक्रोश था, सिराज डे वन से नफरत करता था, फोर्ट विलियम ने अटैक कर दिया, फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया आपने जैसे ही उससे जीते, ठीक है, आपने ब्लैक होल के इंसिडेंट के बाद उसके ऊपर उसको प्रोवोक किया, उसके बाद आप जब जीते तो जीतने के बाद आपको अपने बंदे को बैठा देना चाहिए था। क्यों आपने ऐसा काम नहीं किया? ठीक, यहाँ पे भी देखिए हॉलवेल वाला तो चलिए ठीक है, रजत रे को देख लीजिए, पीड़ित अधिकारी थे, बंगाल के व्यापारी थे। तो पीड़ित अधिकारी और जो बंगाल के व्यापारी हैं, ठीक है ना, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्लाइव को क्यों देख रहे हैं कि कौन नवाब होगा? वो खुद डिसाइड कर लेना आपस में। कंपनी तो एक सपोर्टर थी ना, कंपनी तो उस गठबंधन में बस बेचारी दोस्त कुछ गलती नहीं थी, कंपनी तो बस पार्टिसिपेट कर रही थी, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ये पीड़ित अधिकारी और बंगाल के जो व्यापारी हैं, है ना, जो बंगाल ट्रेडर्स हैं, बैंकर्स हैं, जिन्होंने प्रोवोक किया है, ठीक, और एक अलायंस बना लिया है, कंपनी बेचारी उसमें बेचारी बिना किसी गलती के पार्टिसिपेट कर गई, तो कंपनी की परमिशन से मीर जाफर को क्यों बना रहे हैं? खुद डिसाइड कर लेते, तीनों लोग मिलकर मीर जाफर जगह सेठ अभी डिसाइड कर लेते। तो जो कॉजेज आप बता रहे हैं वो कॉजेज इनसफिशियंट लग रहे हैं, क्योंकि कॉजेज कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं, है ना? क्योंकि आप क्या चाहते हैं? आप एक चाहते हैं अ पपेट नवाब ऑफ योर चॉइस। ये चीज क्लियर हो रहा है आपको? एक मनपसंद नवाब को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि जिससे हमें दस्तक का फायदा मिलने लगे। सीधी सी बात है, जिससे हमें दस्तक का फायदा मिलने लगे, दस्तक के राइट का फायदा मिलने लगे, कंपनी के ऑफिसर्स को प्राइवेट बोनस का लाभ मिलने लगे। ये चीज क्लियर हो गई, है ना? और बैटल ऑफ बक्सर इस बात को और इंश्योर करता है। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? बैटल ऑफ बक्सर देखिए अभी क्या होगा कि मीर जाफर बनाया जाएगा, फिर मीर जाफर हटाया जाएगा, ठीक है, फिर मीर कासिम बनाया जाएगा, और मीर कासिम जो है दस्तक ही खत्म कर देगा कि कोई जो है, मतलब टोल टैक्स ही खत्म कर देगा। जब टोल ही नहीं हुआ तो टोल टैक्स इससे लोगे। मतलब कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे, आपको याद होगा कि वो आ, खुद तो टोल टैक्स फ्री ट्रेड करते थे, टोल फ्री टैक्स टोल मतलब फ्री ट्रेड करते थे, ठीक है, और इंडियंस को क्या करते थे, कुछ कम पैसे में उनका जो सामान जो है वो टोल से पार करा देते थे। तो मीर कासिम ने कहा कि टोल ही खत्म। जब टोल ही नहीं होगा तो कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, तो बोनस खत्म। जहां उनके बोनस पे अटैक हुआ, कहीं कोई बात नहीं, सीधे के सीधे हम क्या लेके आएंगे, अब हम यहाँ पे बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जीतेंगे, और जीतने के बाद सीधे सीधे जो है अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेंगे। ठीक, तो आपका मेन मोटिव जो है सिर्फ बोनस ही नहीं है, बोनस के साथ साथ असल में आपको पता है कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आई है? लंदन से आई है। ट्रेड मोनोपोली लेके आ रही है। ट्रेड मोनोपोली में उसको ब्रिटेन की कंपनी इस बात की गारंटी दे रही है कि तुम्हारे अलावा लंदन से इस बात में ब्रिटेन गारंटी दे रहा है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और ब्रिटेन से नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंच भी आ जाता है, फ्रेंच के साथ साथ डच भी आ जाता है, और इससे क्या होता है, मार्केट में कई सारे कंज्यूमर्स खड़े हो जाते हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। ठीक, इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करने के चक्कर में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपको अच्छे से पता है। साथ ही साथ एक बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी एक इशू होता है उनके साथ, है ना? डे वन से जो बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर रहेंगी तो आपको जो है एक रोड मैप, एक टाइप, एक काइंड ऑफ टॉर्च, है ना, कि जैसे आप कोहरे में आगे बढ़ रहे हैं, टॉर्च लेके चल रहे हैं, तो टॉर्च का रास्ता क्लियर करती रहती है ना? तो यही टॉर्च है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे क्यों लड़ाई झगड़ा हुई, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल उनको दिक्कत दे रहा था। दूसरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट बिठाना चाहते थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये? तो देखिए क्या लिखा कि सुधीर चौधरी ने यह भी मानना है कि ब्रिटिश कंपनी ने सोची समझी योजना के तहत नवाब के अधिकारी और बंगाल के व्यापारी और बैंकरों को अपनी ओर आकर्षित कर अपने साथ गठबंधन ने बांध लिया। ये सुशील चौधरी का मानना है, ठीक है। और इस प्रकार प्लासी का युद्ध मुख्यतः कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार की सफलता जैसी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित था। जैसी महत्वाकांक्षा लिखा है, क्या लिखा? मोटिवेटेड बाय द एम्बिशंस ऑफ द कंपनी ऑफिसर्स लाइक सक्सेस ऑफ देयर पर्सनल बिजनेस। अभी जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कंपनी के पर्सनल बिजनेस तक सीमित है, लेकिन यहां पे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है
आपको अच्छे से याद आ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गोल्ड यहाँ लेके आती है और इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करती है, फिर जाके ब्रिटेन में बेचती है। इसी तरीके से जो है फ्रेंच कंपनी आती है, अपने गोल्ड लेके आती है, डंप करती है, प्रोडक्ट को जाके बेचती है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी अगर यहाँ से सस्ता प्रोडक्ट लेकेगी तभी जाके यूरोप में सस्ते में बेचेगी। फ्रेंच कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए। फ्रेंच कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता तब होगा जब यहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट, ये जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाए, इंडिया की लोकल अर्निंग के दम पे यहाँ का प्रोडक्ट परचेस किया जाए। तो जो आपका बैटल ऑफ बक्सर है वो इन सब चीजों के ऊपर कंप्लीट मोहर लगा रहा है। तो ये सब सबको क्लियर हो गया, पूरा आंसर क्लियर हो गया सभी को। सुशील चौधरी का यह भी मानना है कि ब्रिटिश कंपनी ने, सुशील चौधरी ऑल्सो बिलीव्स दैट द ब्रिटिश कंपनी as well thought of out plan attracted the Nawab officers and the traders and the bankers Bengal towards itself and include them their alliance। ठीक ठीक है, सुशील चौधरी क्या बोल रहे हैं? सुशील चौधरी ये बोल रहे हैं कि इस प्लान के, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने उल्टा क्या किया कि बंगाल के नवाब के जो अधिकारी थे, जो व्यापारी थे, उनको और अपनी ओर अट्रैक्ट किया और अपने अलायंस से मिलाया, ना कि इन्होंने उनको अपने अलायंस से मिलाया। क्योंकि देखिए अगर इन्होंने अपने अलायंस से मिलाया होता तो सिंपल सी बात है कि इन्हीं में से कोई एक जो है बना होता। मतलब मीर जाफर को बनाने में, मीर जाफर को नवाब बनाने में डिसीजन जो है वो नवाब के ऑफिसर्स या जो है बैंकर्स का होना चाहिए था। यहां पे मीर जाफर को नवाब बनाने का डिसीजन किसने लिया? कंपनी ने लिया है। जब कंपनी डिसीजन ले रही है तो सिंपल सी बात है कंपनी ही तो अलायंस बनाएगी। ये चीज क्लियर होगी आपको? आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक, किसी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। अब हम लोग परिणामों की बात करेंगे, रिजल्टेंट की बात करेंगे। अब यहां पे उसने एक नया वर्ड यूज कर दिया, एनालाइज। ठीक, विश्लेषण करिए। अब होता क्या है कि विश्लेषण करने में होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए भी एनालाइज कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप नीचे स्क्रीन पर देखिए, यहां देखिए। ठीक, जब आपसे कह रहा है एनालाइज कर रही है, अब जब एनालाइज करने के लिए भी कभी कभी हम क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रीन मतलब भाग रही है ना। और कभी कभी क्या होता है कि सीधे इतनी क्रिस्टल क्लियर सीधे सीधे लिखी होती हैं कि पता चल जाता है कि यार कुछ है ही नहीं। जैसे आप प्लासी के वॉर को देखेंगे, ठीक है, तो क्यों हुआ? प्लासी का वॉर जो है भारी विश्वासघात था, उसमें एनालाइज करने जैसा कुछ होता ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, कैसे बताऊं आपको, जैसे कि मान लीजिए, माइंड में एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो कहते हैं इंस्टेंट और ना आना। हाँ, देखिए 2+2 = 4 होगा। इसको आप क्या एनालाइज करेंगे? आप इसको यही कर सकते हैं बहुत ज्यादा, 1+1+2 = 4। 1+1+1+1+1 = 4। आप इसको क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो कि 4 और यहां पे लिखा हुआ 16, यहां क्वेश्चन मार्क, तो आपको एक टेबल आती है, उस टेबल का यूज करके आप कह सकते हैं कि 4 का जो है 16 से जब डिवाइड करेंगे तब 4 आएगा। तो यहां पे आपने क्या किया, क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करी। ठीक, तो कभी कभी क्या एनालाइज जो होता है एकदम सीधा सीधा दिख रहा होता है, कभी कभी हमको थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करना होता है। हालांकि क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस लिखा नहीं होता है। बात तो नहीं आ रही आपको? हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रिटिकल एनालिसिस लिखा नहीं होता। प्लासी के युद्ध के परिणाम जो सीधे सीधे 1+1+1+1 = 4, सीधे सीधे पता है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है एनालाइज मींस डिवाइडिंग द इश्यूज कंटेन्ड इन एनी स्टेटमेंट इन सच अ वे दैट इट्स बिकम मोर क्लियर। ठीक, हमने क्या किया कि ऐसा था, ये मान लीजिए 2+2 लिखा हुआ था, ये 4 था, ये तो हमको पता है। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बताने की कोशिश करी, इसको 4 पार्ट्स में दिखाने की कोशिश करी, इसको बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया और इसकी जो है विश्लेषण कर दिया, इसको एनालाइज कर दिया। ठीक, लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा कि बट इन प्रैक्टिस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड एनालाइज। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हम यही करना होता है हमें आंसर में। अच्छा ये बताइए, ये क्या है असल में, आप बताइए। 1+1+1 = 4 क्या ये एक्सप्लेनेशन ही तो है?
समझ नहीं आ रहा है आपको, है ना? तो क्या होता है कि ये यही तो ह्यूमैनिटीज की जो है खासियत है, तो आपको वर्ड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन का डेटा, डेटा कैसा है, डेटा सफिशिएंट है, अगर डेटा सफिशिएंसी है तो फिर जो है एनालाइज और एक्सप्लेनेशन में कोई खास डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन डेटा इनसफिशिएंट है, 2+2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको 1+1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एनालाइज करने में, मतलब 2+2 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन की। अल्टीमेटली यही बात समझ नहीं आ रही है आपको? तो डेटा सफिशिएंसी जब होती है तो हम सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, डेटा इनसफिशिएंट होता है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंशिएट करने में। ये चीज क्लियर सबको? आगे बढ़े, है ना? अब देखिए क्या कह रहा है, प्लासी के युद्ध ने भारतीय आर्थिक राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। सिंपल सी बात है, द बैटल ऑफ प्लासी हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक, सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल लाइफ के लिए क्यों बोल रहा है, देखिए जब बंगाल जीता बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के बाद ही जो है उसने यहाँ पे जो है बक्सर जीता, और एक पॉलिटिकल पावर में एक, मतलब जिसे कहते हैं, देखिए क्योंकि फिक्स्ड मैच था इसलिए हम पॉलिटिकल पावर में बहुत ज्यादा कन्वर्जन नहीं मानते हैं, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ना हुआ होता तो प्लासी की जीत जो है इतिहास में एक छोटी सी घटना हो जाती। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर चूंकि ब्रिटिश जीत गए इसलिए प्लासी की जीत को बहुत ज्यादा हाइप मिलता है, रीजन बस यही है। ठीक, तो जब यहाँ पे जीत जाते हैं तो इसके बाद जो क्या करते हैं, बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। तो इस रेवेन्यू से क्या होता है, इनको इकोनॉमिक्स भी मिल रही है और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल पावर बनते चले जा रहे हैं, जैसे चाहे वैसे जो है बंगाल को सर्कुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, और इस पैसे की दम पे क्या कर रहे हैं, इस पैसे के दम पे वो जो है अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसी पैसे के दम पे जो है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो कम होता चला जा रहा है। अभी देखिए आपने क्या देखा था, आपने पहले ही दिन पढ़ा था कि ब्रिटिश और इंडिया के बीच में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था 1750 के पहले क्या था कि या बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा डिस्टर्ब था। आपने ये पढ़ा था कि 1750 के पहले, 1750 के पहले इंडिया में ज्यादातर हॉर्सेस इंपोर्ट किए जाते थे, याद आया आपको? ठीक, बल्कि 1600 समथिंग, 1650 से समथिंग थी। और फिर आपने उसमें बात क्या देखा था कि बाद में मेटल, गोल्ड आने लगा था। तो जो गोल्ड जब यहाँ पे इंपोर्ट होके आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ से कुछ सारे गुड्स जा रहा है, वहां से गोल्ड आ रहा है, तो इससे ब्रिटिश को बहुत परेशानी हो रही है। और अब ब्रिटिश क्या करेगा, जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर जीतेगा, बक्सर जीतने के बाद जो एक पॉलिटिकल पावर बनेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, इसी पैसे की दम पे, इसी इकोनॉमिक्स की दम पे वो इंडियन गुड्स को परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद इसको यूरोप में बेचेगा। भारतीयों का सामान भारतीयों के पैसे से परचेज करके आप यूरोप भेज रहे हैं, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट जीरो रहा ना, और इंडियंस का लॉस होता चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है, इंडिया की वेल्थ मूव कर रही है कहां की ओर, ब्रिटेन की ओर। मैंने आपको एक बार स्टेटमेंट में कई बार बता चुका हूं कि बर्नियर कहता है कि भारत सोने चांदी का दलदल है, दुनिया भर का गोल्ड यहाँ पे आ रहा है, पीसेस मेटल आ रही है। और जॉन सुलीवन जो बोलता है ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम जो एक ऐसा स्पॉन्ज है जो मैग्नेटिक वेल्थ को शक करके लंदन में थेम्स वैली में डाल रहा है। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही है आपको सबको? तो यही हम लोगों ने इस लाइन में दिखाने की कोशिश की। देखिए पहली लाइन में ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या लिखा कि युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जब बात आ रही है रिजल्टेंट की, जब बात आ रही है उसके कॉजेस की नहीं बल्कि रिजल्ट की बात आ रही है, तो रिजल्ट से ही हम लाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है, कहा गया, द बैटल ऑफ प्लासी हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा उसने। ठीक, अब आगे हम क्या लिख रहे हैं कि भारत का सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल एक व्यापारिक कंपनी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। द बंगाल, द मोस्ट प्रॉस्पेरियस प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया, केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, तो ये सीधा सीधा रिजल्ट है, हमको दिख रहा है, वन दिख रहा है, देखिए ये वाला वन दिख गया आपको। ठीक, कहीं हमको टू दिख जाएगा तो टू को हम ब्रेक कर देंगे, 1+1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर चीज? अब क्या लिखा हुआ है, कहां गया, ये रहा। The immediate benefit of the victory of Battle of Plassey, the British company, was that it partially solved the problem of investment in the trade of Bengal. ठीक, तो प्लासी की विजय का तात्कालिक लाभ ब्रिटिश कंपनी को यह मिला कि इसने बंगाल के व्यापार में निवेश की समस्या के वो आंशिक रूप से हल कर दिया। ठीक, आंशिक रूप से इसलिए लिखा हुआ है
कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की ट्रीटी होगी उसमें कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट की, बंगाल से कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें पैसा डालेंगे तभी तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो जाके उसको यूरोप में बेचेंगे। तो यहां पे जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल जाएगी तो टोटली सॉल्व हो जाएगा। अभी बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ है कि मीर जाफर ने उसको जो है कंपनी को काफी पैसा दे दिया है। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी को यहां से भगाने की कोशिश करी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पॉइंट्स जारी करने की परमिशन दे दी है। तो पार्शियली जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो ये देखिए आपको सीधे सीधे ऐसे स्टेटमेंट दिख रहा है। The immediate benefit of the victory of Battle of Plassey to British company was that it partially solved the problem of investment in the Bengal in the trade of Bengal, because it became possible to use the money received from the Nawab of Bengal in the interest of company, क्योंकि बंगाल के नवाब से प्राप्त रकम का उपयोग कंपनी के हित में संभव था। ठीक, तो मीर जाफर जो है एनुअल कंपनी को जो है पैसा भी दिया करता था एक कृतज्ञ व्यक्ति के तौर पे। ये चीज क्लियर होगी आपको? तो देखिए एक वन ये मिल गया, दूसरा वन ये मिल गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इतना ही नहीं बल्कि तात्कालिक रूप से निजी व्यापार पर भी अवरोध दूर हुआ। ठीक, नॉट ओनली बट द बैरियर टू प्राइवेट ट्रेड वर आल्सो रिमूव इमीडिएट। तो कंपनी के जो ऑफिसर जो दस्तक को लेके बहुत परेशान थे कि भाई हमको दस्तक का मिसयूज करने का राइट नहीं मिल रहा है, हम जो है अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इस प्राइवेट ट्रेड को ही वो जो है इस प्राइवेट ट्रेड से होने वाली अर्निंग को ही अपना बोनस मान के चलते थे, लंदन छोड़ के आए थे तो ये बोनस नहीं मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो देखिए आपको दूसरा 1+1 मिल रहा है, तो सीधे सीधे परिणाम दिख रहे हैं। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी के असल में देखिए जब बात आ रही है परिणामों की आ रही है, रिजल्टेंट की आ रही है, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है एक इमीडिएट रिजल्टेंट दिखते हैं और कुछ रिजल्टेंट जो है वो लॉन्ग टर्म दिखते हैं। असल में अगर बक्सर ना हुआ होता तो ये इमीडिएट रिजल्टेंट जो है वो कुछ समय बाद चले जाते। चूंकि बैटल ऑफ बक्सर हो गया है और उधर बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठे हार गए हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत गया, जीतने के बावजूद भी वो ईरान के दुर्रानी एम्पायर में बिजी इसलिए वापस चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल वैक्यूम मिल गया, एक वॉकओवर मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीतने की पोजीशन पे आ रही। ठीक, तो हमें बैटल ऑफ प्लासी के लॉन्ग टर्म रिजल्टेंट इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के इमीडिएट बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है और बैटल ऑफ बक्सर के हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ना कि बैटल ऑफ प्लासी के। तो इसलिए हमें जो भी इमीडिएट रिजल्टेंट दिख रहे हैं उन्हीं पे हम चर्चा करते चले जा रहे हैं। देखिए 1+1+1+1 4 होता चला जा रहा है। क्या चीज क्लियर हो रही है आपको? आगे बढ़े, फिर क्या कह रहा है, फिर बंगाल ने अपनी विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अनेक यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर कर दिया। ठीक है, यूरोपियन राइवलरी सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया मीर जाफर की हेल्प से सबसे पहले फ्रेंच को हटाया। ठीक है, बेदारा का वॉर हुआ, यहाँ पे फ्रेंच पूरी तरीके से खत्म हो गए। ठीक, बेदारा का वॉर में डच पूरी तरीके से खत्म हुआ, मांडीवास में तो आगे चूंकि देखिए हो क्या रहा है, कर्नाटिक 1, कर्नाटिक 2, फिर प्लासी, प्लासी के बाद जो है आपका वांडीवास और फिर कर्नाटिक 3 पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, तो ये वांडीवास में फ्रेंच खत्म हो जाते हैं और इधर जो है बेदारा का जो वॉर होता है उसमें जो है डच खत्म हो जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स स्पेशल पोजीशन इन बंगाल द कंपनी कुड कीप इट्स अदर यूरोपियन राइवल्स अवे एंड कुड आल्सो एस्टैब्लिश बेटर कंट्रोल ओवर द क्राफ्ट्समैन एंड द आर्टिसंस ऑफ बंगाल। ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो बंगाल के जो हस्तशिल्प प्रोडक्ट, ठीक, देखिए सिंपल सी बात है कि हो क्या रहा है कि बंगाल में हमें जो है राइस बहुत मिलता है। ठीक, तो फूड ग्रेन भी अच्छी खासी सप्लाई हो रही है, बंगाल से हमें ओपियम बहुत ज्यादा मिलता था। ठीक, होता क्या था कि अफगानिस्तान से ओपियम यहां तक आता था, यहीं से कोस्टल एरिया से आप आगे बढ़ सकते थे कहां की ओर, बे ऑफ बंगाल होते हुए तो आप चाइना जा सकते थे। ठीक, उस टाइम पीरियड तक नाथुला पास इतना इजीएस्ट नहीं था उसको पार करना, अब हो चुका है क्योंकि मॉडर्न रिसर्च आ चुकी है, मॉडर्न मशीनरी आ चुकी है, सिविल मशीनरी आ चुकी है, तो आप नाथुला पास इजीली पार कर लेते हैं, लेकिन तब ऐसे ही जाना पड़ता था मलक्का स्ट्रेट होते हुए। ठीक, तो मैटर क्या है, मैटर ये बस यही है कि जो क्राफ्टमैन है इनका प्रोडक्ट जो है इस पे सीधे सीधे कंट्रोलिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए वो क्या रहा है कि इंडियन जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो इंडियन आर्टिशियंस होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ सोफा जिसमें बहुत कार्बिन लगी हुई, बहुत नक्काशी सी हुई है, ठीक, या कोई भी ऐसा इंडियन गुड्स जो कि हैंडीक्राफ्ट के थ्रू बना हुआ है, उसकी यूरोप में बहुत डिमांड है।
अब यहां पे जैसे ही फ्रेंच कंपनी हट जाएगी, फ्रेंच, देखिए दोनों चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश की गई है, 1+1 को 2 बनाने की बल्कि कोशिश की गई है, ठीक है ना, कि जैसे ही फ्रेंच कंपनी के ऊपर उनकी फ्रेंच कंपनी हट जाएगी और आपकी डच कंपनी आ जाएगी, कोई भी दूसरी कंपनी ही नहीं होगी, तो क्राफ्टमैन बेचेंगे किसको? जैसे मान लीजिए कि उज्जवल और ऋचा सेंगर, ऋचा त्रिपाठी, ये तीनों लोग जो है परचेजर, ठीक, और मैं जो हूं क्राफ्टमैन हूं, और मैंने एक लकड़ी का बना हुआ बहुत सुंदर सा पेन बना रखा है। उज्जवल आया, बोला 15 रुपए देंगे, मैंने कहा जाओ, अभी तो फ्रांसीसी आएगा, क्या पता उससे 16 मिल जाए, मतलब ऋचा सिंगर आ जाए, ऋचा सिंगर आएंगे 14 देंगे, अरे जाओ, क्या पता जो है ऋचा त्रिपाठी आ जाए, वो दे दें 16, तो दे ही दें, पता चला श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ 20 में देके चले गए। तो क्या है कि मार्केट में डिमांड है, ठीक, और मैं क्या करूं, मतलब ये तीनों में से श्रेष्ठ ऐसा क्या करें, श्रेष्ठ ने इस बार तो 20 दे दिया, लेकिन श्रेष्ठ क्या करें, श्रेष्ठ चाहते हैं कि मोहित अवस्थी हम ही को प्रोडक्ट दे, किसी और का ना। तो श्रेष्ठ क्या करेंगे, पहले तो इन तीनों को हटाएंगे, लड़ाई झगड़ा करके इनको हटा देंगे, और दूसरा क्या करेंगे कि मेरे फादर से रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, या मेरा जो सीनियर ऑफिसर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, क्या लिखा हुआ है कि सर बंगाल में अपनी विशिष्ट स्थिति क्या है, स्पेशल पोजीशन क्या है, कि कंपनी किंग मेकर है, कंपनी किंग मेकर है, नवाब कौन होगा कंपनी डिसाइड कर रही है, तो इसकी स्पेशल पोजीशन है ना। श्रेष्ठ ने स्पेशल पोजीशन बना ली मेरे फादर या मेरे सीनियर को कंट्रोल करके, ठीक, और श्रेष्ठ ने क्या किया, स्पेशल पोजीशन को, किंग मेकर की पोजीशन का यूज करते हुए फ्रेंच राइवलरी, डच राइवलरीज को हटा दिया। अब अल्टीमेट मैं क्या करूंगा, मैं एज ए क्राफ्टमैन, एज ए आर्टिशियन डिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो नियंत्रण स्थापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीनी व्यापार पे भी, वो मैंने अभी आपको बताया, असल में क्या है कि बंगाल से, देखिए एक्चुअली द एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम फ्रॉम बंगाल टू चाइना वाज इनकरेज्ड, ये प्रमोट बहुत हो रहा था असल में। अभी कुछ दिनों पहले ऋचा त्रिपाठी यहाँ पे मौजूद है, इसने एक बुक डाली थी, मैंने आपको भी बताया था, अमिताभ घोष शी ऑफ ओपियम्स करके एक बुक थी, उसने एक और भी उसका कुछ लेटेस्ट वर्जन उसने शेयर किया था। उसने बताया कि मुगल्स के टाइम पीरियड से अफगानिस्तान को कंट्रोल करा ही इसलिए जाता था ताकि यहां से जो है अफीम जो है वो पूरे के पूरे जो है चाइना तक भेजा जाए, ठीक। चाइना का असल में क्या है कि जो आपने सिल्क रूट पढ़ा है, एंशियंट सिल्क रूट, इंडिया वाज अ मीडियोकर, ठीक, बिटवीन ईस्टर्न एशिया एंड द वेस्टर्न एशिया, ठीक। चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड थी, ये बात मान लीजिए, आप ये मत सोचिए इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड थी, ठीक है। तो इंडिया में जो एम्पायर स्टेब्लिश हुआ, मुगल एम्पायर, वो इस बैटरी सिस्टम में कंट्रोल करना चाहता था, और मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड से ही कोशिश ये रही कि चाइना में ओपियम या अफीम पहुंचे, और चाइनीज को अफीम के बदले में ये प्रोडक्ट हमको देने पड़े। यही कोशिश जो मुगल एम्पायर कर रहा था, उसी कोशिश को कंट्रोल करने की कोशिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी, कि उसके लिए बेस क्या बन सकता है, बंगाल बन सकता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो ये भी जो है रिजल्टेंट कंपनी के लिए, ठीक है। अगर प्लासी ना जीता हुआ होता तो कंपनी को जो बंगाल का जो ये ट्रेड है उस पर भी कंट्रोलिंग ना मिलती। क्या चीज क्लियर? तो हमने क्या लिखा है कि इस प्रकार एक तरफ ब्रिटिश कंपनी को प्लासी के युद्ध का बेहतर लाभ मिला, ठीक। दस, ऑन वन हैंड द ब्रिटिश कंपनी गॉट बेटर बेनिफिट्स फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, बट ऑन अदर हैंड द क्या लिखा है, empowerment of India also started। empowerment लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ भैया बताओ? दरिद्रीकरण। अरे दादा रे, मैंने लिखा तो दरिद्रीकरण, उसका ट्रांसलेशन इतना दर रहा है, ठीक। दरिद्रीकरण भी प्रारंभ हुआ। देखिए आप ऐसे वर्ड्स का यूज करिए अपने आंसर में, तो आपको जो है थोड़ा सा जिसे कहते हैं भाषाई पकड़ हो जाएगी। देखिए है ना, हम ये भी ले सकते हैं भाई, दूसरी तरफ भारत जो है गरीबी की ओर चलता चला गया, तो क्या वो सेंटेंस बड़ा होता चला, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, यहीं से लिखा है क्या, with the money with the money from here, जो यहां से मनी मिली, the local goods were brought and sold in Europe, due to which the withdraw drain, इसको withdrawal आप हटा लीजिएगा, इसको drain of wealth लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एक परफेक्ट वर्ड है, ट्रांसलेशन सही से नहीं है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का फेवरेट फ्रेज है, ये जो है इडियम और प्रोवर्ब्स जो होते हैं उसी तरीके से फ्रेज है ये, ठीक है। इसको आप ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लीजिएगा, ठीक है, ड्यू टू विच द ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज स्टार्टेड, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक।
तो क्या लगा, यहीं के धन से यहीं की वस्तुओं को खरीद कर यूरोप में बेचा जा रहा था, जिससे धन की निकासी शुरू हो गई। क्या चीज क्लियर? ये भी एक रिजल्टेंट है। आप अंत तक जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ तक आ, क्लियर? तो हमने क्या किया, वन बाई वन सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया यहाँ। आई होप सबको ये चीज क्लियर हो। 250 वर्ड्स में बेटा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 250 वर्ड्स आयोग देता ही नहीं, लिमिट ही नहीं देता है। ये तो पहले आता था 600 शब्दों में आता था, है ना? हम हर पॉइंट को और एक्सप्लेन करते हुए चलते चले जाते, जितना मैंने आपको बोला है वो भी लिखा होता है इसमें। ठीक है देवांश? ओके आगे बढ़े। श्रेष्ठ कुछ बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? नहीं तो तब इतने क्वेश्चन भी नहीं आते थे ना, अब 20-20 क्वेश्चन आते हैं। पहले सेक्शन ए में 2 करने होते थे, कोई सेक्शन बी में कोई 3 करने होते थे, समझे बात को? आज भी सेक्शन ए में कोई 2 करने होते, 3 करने होते, लेकिन 2 में वेरियस पार्ट्स बना दिए कि पहला जो है उसमें ही 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3, ठीक। और जो दूसरा है उसी में दो दो कई तरीके के पार्ट्स कर दिए, शॉर्ट नोट्स करते चले गए। उसमें भी ये भी कर दिया कि पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का और सेक्शन बी का भी जो पहला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी हो रहा है। ठीक है, हाँ पूछो देवांश। ये कैसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। नहीं ये इसमें निगेटिव पॉइंट क्या है, उसमें तो सीधे सीधे पता है आप उसको एक्सप्लेन ही करने जा रहे हैं। प्लास्टिक का ये तो भारी विश्वासघात है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव है ही नहीं कुछ, मुझे पता ही है भारी विश्वासघात है, समझे? चलो मतलब कोई तुम जो पूछना चाह रहे हो कि किसी क्वेश्चन में जो है निगेटिव और पॉजिटिव, देखिए वो एकेडमिक क्वेश्चंस में हुआ करता था, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाएंगे जहां आपको पॉजिटिव निगेटिव जैसी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़े। यहाँ पे जो है क्रिटिकल एनालिसिस एनालिसिस, ठीक है, इन्हीं सब चीजों पे चलने वाला है काम, एक्सप्लेनेशन पे चलेगा। डायरेक्टरी आपको कभी आएगी नहीं जहां पे आपको निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आपसे कभी ये पूछा नहीं जा सकता है कि इलाहाबाद की संधि के सकारात्मक परिणामों की विवेचना करिए, ऐसा आ ही नहीं सकता। इलाहाबाद की ट्रीटी से देखिए, आप ये तो मानिए, अभी देखिए आप देखिए इलाहाबाद की ट्रीटी से क्या हो रहा है, इलाहाबाद की ट्रीटी से क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लूटिंग प्लंडरिंग करना चालू करती चलेगी और तेजी से करेगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत तेजी से होगा। तो ये तो इलाहाबाद की ट्रीटी का निगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है। अब सकारात्मक परिणाम क्या है? सकारात्मक परिणाम यह है कि ब्रिटिश कंपनी मजबूत हो गई, इंडिया के जो मोनार्च थे वो वीक होते चले गए, और कहीं ना कहीं जो है एट द एंड ऑफ जो है आप डेमोक्रेसी में आ गए। तो फिर आप उसी क्वेश्चन के बेसिक क्वेश्चन के अगेंस्ट चले गए। क्या बेसिक क्वेश्चन क्या था? बेसिक क्वेश्चन यही था कि इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुआ, वो कहते हैं नहीं कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ, अगर हुआ, पहले तो ओल्ड कैम्ब्रिज कहता है नहीं हुआ, न्यू कैम्ब्रिज कहता है कि चलिए मान भी लेते हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दी, तो देखिए आप भी मान रहे हैं इलाहाबाद की ट्रीटी से, है ना? तो सकारात्मक नकारात्मक जैसी चीजें मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है, वो एकेडमिक में हुआ करता था, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिख देंगे आंसर में इलाहाबाद की संधि के सकारात्मक परिणाम लिख देंगे, तो आप जो है आयोग की निगाहों में चढ़ जाएंगे, आयोग किसे आ जाएगा, ऐसे कैसे, समझ रहे बात को? ठीक है, मॉडर्न में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ वर्ल्ड में आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, जब हम लोग बात करेंगे कि इसकी टीपू बोल रहा हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे, बिस्मार्क की बात करेंगे, ये उनकी कंपनी के कंट्री के इशू है ना? कि जैसे कि बिस्मार्क ने क्या किया कि जो है आपने देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेके ऐसे स्केल से लाइनें खींचना चालू कर दी, देश बना दिए, ठीक। तो सकारात्मक पक्ष क्या कि उसने तुरंत इन सब चीजों से मुक्ति पाई, और नेगेटिव इंपैक्ट क्या कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये देखिए कैसे आपस में लड़ रहे हैं इस स्टेट लाइन को लेके, कि कहीं डेजर्ट है कहीं नहीं है, कहीं वाटर बॉडी को लेके डिस्प्यूट हो गया, कहीं कहीं रिवर डिस्प्यूट हो गया। तो नेचुरल बॉडीज जो होती हैं उनसे अगर डिवाइड किया, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो नेचुरल बॉडी है हिमालय, है ना? तो ये डिवाइडेशन को इजिली दिखा रही है। अब यहाँ पे हम बोलते नहीं, आधा हिमालय के उस पार भी हमारा है, तिब्बत भी हमारा है, और ये स्ट्रेट लाइन से हमारा, तो इशू तो हो गई होगा ना। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष वहां मिलेंगे, यहाँ पे अगर हम ब्रिटिश के किसी भी इंपैक्ट के सकारात्मक पक्ष ढूंढने लगे, मतलब दबे स्वर में हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं?
कि रेनेसा एनलाइटमेंट जो हुआ वो ब्रिटिशर्स के आने के कारण ही हुआ। ये बात तो सही, हमने सेल्फ असेसमेंट किया, लेकिन अगर हम वहां दिखा देंगे ब्रिटिशर्स के आने के कारण हुआ तो वहां फंस जाएंगे। ठीक, क्या बात क्या है कि असल में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनलिस्ट तो डे वन से कह रहा है कि ब्रिटिश लूट रहे, और कम्युनिस्ट भी कह रहा है हाँ लूट रहे, पर डे वन से नहीं, लेकिन 1757 से चालू कर दिया। तो 1757 के बाद दोनों ही दोस्त हैं एक साथ खड़े हुए, लूटा 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 लूटा। और आपकी कॉपी कौन ओल्ड कैम्ब्रिज और न्यू कैम्ब्रिज का चेक नहीं करेगा? आपकी कॉपी तो यही लोग चेक करेंगे, कम्युनिस्ट जनरली। वहां पे फंसने की उम्मीद ज्यादा है। या डीयू का आदमी करेगा, बीएचयू का करेगा तो नेशनलिस्ट अप्रोच में होगा ज्यादातर, जेएनयू का करेगा, या एक अशोका यूनिवर्सिटी खुली है आपके हरियाणा में, प्राइवेट है, उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर को भेजा गया, रोमिला थापर ने भी वहां ज्वाइन कर लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट है। रे एंड रे के पास इतना टाइम नहीं है हमारी कॉपी चेक करे, क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं, अपना रिसर्च पेपर लिखते रहते हैं, मॉडर्न टाइप के स्टोरियंस हैं। ठीक, ये जो चीजें लिमिटेशन, इन चीजों को समझना होगा। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हम मॉडर्न में बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। ठीक, फिर दूसरी चीज ये करती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, अल्टीमेटली क्वेश्चन की लैंग्वेज डिसाइड करती है। अगर देखिए हम जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, एनालाइज आ जाएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स ही हैं, है ना। कि क्रिकेट में जब आपको बताया जाता है कि जब यॉर्कर आ रही हो तो भैया जो है बल्ला नीचे लगाना ही पड़ेगा, और जब बाउंस आ रही हो, सभी को बेसिक नॉलेज तो है कि जब सर के बराबर गेंद आ रही हो, बाउंसर आ रही हो, तो सीधा सीधा उपाय क्या है, झुक जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट गेंद होती है, झुकने के अलावा आप हल्का सा घूम के अगर बल्ला घुमा सकते तो छक्का जा सकता है। ठीक, तो यहां पे आपको क्या टिप्स दी जा रही हैं अल्टीमेटली। जो ग्राउंड पे जब आप खेलेंगे ना, बैठ के जब खेलना चालू करेंगे, तो वहां पे आपका डिसीजन लेना होगा आपको। पहला, याद रखिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज। दूसरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा। ठीक, ये डिसाइड करेगा आपका आंसर किधर की ओर जा रहा है। क्योंकि कभी कभी जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के विभाजन को विश्लेषण, भारत विभाजन की व्याख्या करें, आप भारत विभाजन की व्याख्या कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भारत के विभाजन का क्रिटिकल एनालिसिस ही कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक, तो जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर लिख देता है विश्लेषण करें, व्याख्या करें। आप व्याख्या कर ही नहीं सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते भारत के विभाजन को लेकर। महमूद गजनवी के इन्वेजन को एक्सप्लेन करिए, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप उसका क्रिटिकल एग्जामिन कर सकते हैं कि भाई किन किन कारणों से वो कर रहा था और क्या वो अचीवमेंट्स उसको मिले, राइट। ये चीजें होती है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो है क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा कंटेंट डिसाइड करेगा कि आपको किधर खेलना है। और सबसे बड़ी बात टाइम, टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है। क्या आपने शुरुआत के 10 क्वेश्चन में जो है 2.5 घंटे दे दिए और आखिरी के 10 क्वेश्चन देने के लिए अब आपके पास आधा घंटा बचा हुआ है? इन दैट केस आपका पेपर छूट सकता है। क्लियर चीज आपको? ठीक है, 2 ही क्वेश्चन हुए? कितने कितने क्वेश्चन हुए आज? 2 हुए। ठीक, चलिए। तो एक क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग कल समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा आगे मुद्दे पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 1760 क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बढ़ते हैं। चलिए, मुद्दा ये भी जरूरी है, ये लिखा होगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम्म, सभी को समझ में आ रहा है? तभी आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट हो अभी फिर पूछ सकता है है ना। अनुभव, आप कौन ज्वाइन हुआ इतनी लास्ट में? बिकॉज मेरी इतनी लास्ट में। recording